काश क्या मालती प्रायश्चित कर सकी। ये लीजिए ताई मम्मा, आज की आखिरी खुराक और ध्यान से सुनिए। नो अचार, नो चटनी और नो ठंडा पानी, तभी ठीक होगी आपकी खांसी। अब आप सो जाए। बल्ब बंद कर श्रेया ने गुड नाइट कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बहुत लंबी उम्र पाओ, सदा सुखी रहो बेटा, ये ताई मम्मा के दिल से निकले शब्द थे। आंखें मूंद कर वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन न जाने क्यों आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन बैगाम घोड़े सा सरपट अतीत की ओर भागा जा रहा था और ठहरा तो उस पड़ाव पर जहां से वर्षों पहले उनका सुखद गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था। मालती इस घर की बहू बनकर जब आई थी तो बस 3 सदस्यों का परिवार था और चौथी वह आ गई थी, जिसे घर भर ने स्नेह सम्मान के साथ स्वीकारा था। सास यूं लाड़ लगाती जैसे वो बहू नहीं, इकलौती दुलारी बेटी हो। छोटे भाई सा उसका देवर अक्षय भाभी भाभी कहता उसके आगे पीछे डोलता और पति अभय के दिल की तो मानो वह महारानी ही थी। मालती की एक मांग उठती तो घर के तीनों सदस्य जी जान से उसे पूरा करने में जुट जाते और फिर स्वयं अपने ही पर वह इतरा उठती। सोने पर सुहागे की तरह 4 सालों में 2 प्यारे बेटों अनुज और अमन को जन्म देकर तो मानो मालती ने किला ही फतह कर लिया। दोनों बेटों के जन्म के उत्सव किसी शादी ब्याह के जैसे ही मनाए गए थे। राज कर रही थी मालती, घर पर भी और घर वालों के दिलों में भी। स्वर्ग किसे कहते हैं, यही तो है मेरी धरती का स्वर्ग, मालती अक्सर सोचती। अक्षय ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही लड़की पसंद कर ली थी और नौकरी लगते ही उसे लाकर माँ और भाई भाभी के सामने खड़ा कर दिया। जब इन दोनों ने कोई ऐतराज नहीं किया तो भला वह कौन होती थी विरोध करने वाली। इस तरह शगुन देवरानी बनकर इस घर में आई तो मालती को पहली बार लगा कि उसका एक छत्र ऊंचा सिंहासन डोलने लगा है। शगुन देखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत उसका विनम्र स्वभाव भी था। ऊपर से वह कमाऊ भी थी, अक्षय के साथ ही काम करती थी और उसके बराबर ही कमाती थी। इतने गुणों के बावजूद अभिमान से वो एकदम अछूती थी। देवरानी की ये तमाम गुण मालती के सीने में कांटे बनकर चुभते थे और उसके मन में हीनों रथियां पनपाते थे। मालती के निरंकुश शासन को चुनौती देने शगुन आ पहुंची थी, जो उसे खलनायिका की तरह लगती थी। शगुन माँ की इस पुकार पर जब वो काम छोड़कर भागी आती तो मालती जलकर खाक हो जाती। अक्षय जो बच्चों की तरह हरदम भाभी ये दो भाभी वो दो के गीत गाता उसके आगे पीछे घूमता और अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उसे ही पुकारता था, अब शगुन पर निर्भर हो गया था। हाँ, पति अब भी उसके अपने ही थे, लेकिन जब मालती शगुन के साथ मुकाबला करती या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती तो अभय समझाते, मालूम शगुन के साथ छोटी बहन की तरह आचरण करो तभी इज्जत पाओगी। तब वो कितना भड़कती थी और शगुन का सारा गुस्सा अभय पर निकालती थी। शगुन के प्रति मालती का कटु व्यवहार मां को भी बेहद अखरता था, मगर वो खामोश रहकर अपनी नाराजगी जताती थी, क्योंकि लड़ना झगड़ना या तेज बोलना मांझी के स्वभाव में शामिल नहीं था। शगुन अनुज और अमन को भी बहुत प्यार करती थी। वे दोनों भी चाची चाची की रट लगाए उसके इर्द गिर्द मंडराते। लेकिन ये सब कुछ भी मालती को कब भाया था। कभी झिड़क कर तो कभी थप्पड़ मारकर वो बच्चों को जता ही देती कि उसे चाची से उनका मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं। बच्चे भी धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर साल भर बाद ही शगुन भी मां बन गई, एक प्यारी सी गुलमिटोल बेटी को जन्म देकर। पहली बार मालती ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि बेटी को जन्म देकर शगुन उससे एक कदम पीछे और एक पद नीचे हो गई है। लेकिन यह मालती का बड़ा भारी भ्रम था। 3 पीढ़ियों के बाद इस घर में बेटी आई थी, जिसे मांझी ने पलकों पर सजाया और शगुन को दुलार कर धन्यवाद भी दिया। मां और अक्षय ही नहीं, अभय भी बहुत खुश थे। उतना ही भव्य नामकरण हुआ जितना अनुज और अमन का हुआ था और उसे नाम दिया गया श्रुति। फिर 2 साल के बाद दूसरी बेटी श्रेया आ गई। अक्षय की गुड़िया सी बेटियों में मांझी के प्राण बसते थे। लगभग यही हाल अभय का भी था। मालती से यह बर्दाश्त नहीं होता था। वो अक्सर चिढ़कर बड़बड़ाती, वंश तो बेटों से ही चलता है ना, बेटियां तो पराया धन है, इन्हें इस तरह सिर पर धरोगे तो बिगड़ेगी कि नहीं। उधर मालती के कटु वचनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, इधर बच्चों में भी अनबन रहती।
अक्सर अनुजमन के हाथों पिटकर श्रुति और श्रेया रोती हुई दादी के पास आती तो शगुन बिना किसी को कोई दोष दिए बच्चों को बहला लेती कि कोई बात नहीं बेटा, बड़े भैया लोग हैं ना। लेकिन दादी माँ से सहन नहीं होता। आखिर एक दिन तंगा कर उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी, बस अब समय आ गया है कि तुम दोनों भाइयों को अपनी जीते जी अलग कर दूं, नहीं तो किसी दिन किसी एक बच्ची का सिर फूटा होगा यहाँ। माँ का फैसला मानो पत्थर की लकीर था और घर दो बराबर हिस्सों में बंट गया। माँ ने साफ शब्दों में मालती से कह दिया, बड़ी बहू तुम अपनी गृहस्थी संभालो, मैं अक्षय के पास रहूंगी। शगुन नौकरी पर जाती है और उसकी बच्चियां बहुत छोटी हैं। अभी उन्हें मेरी सख्त जरूरत है। हाँ, तुम्हें भी अगर कभी मेरी कोई खास जरूरत पड़े तो पुकार लेना, शौक से आऊंगी। मालती स्वतंत्र गृहस्थी पाकर बहुत खुश थी, लेकिन हर समय बड़बड़ाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। अतः जब तक उच्च स्वर में सुनाती, अरे कर लो अपनी बेटियों पर नाज। उनके ब्याह के समय तो भाइयों की नेक पूरे करवाने के लिए मेरे बेटों को ही बुलाने आओगी ना, या बेटे के बिना तो गति भी नहीं होती। बेटा ही तो चिता को आग देता है। खुश हो लो अभी। मालती की इन हरकतों की वजह से मांझी ने तो उसके साथ बातचीत ही बंद कर दी। शगुन ने भी पलट कर न तो कभी जेठानी को जवाब दिया और न ही झगड़ा किया। अपनी इसी विनम्रता के कारण तो वह सास और पति के मन में बसी थी। अभय भी उसकी सराहना करते न थकते थे। जीवन के बही खाते से एक एक साल घटता गया और एक एक जुड़ता गया। एक घर के दो हिस्सों में बच्चे पलबद्ध रहे थे। अनुज पढ़ाई और खेल में अच्छा खासा था, जबकि अमन का ध्यान पढ़ने लिखने में था ही नहीं। उसके लिए एक क्लास में 2 साल लगाना आम बात थी। इधर श्रुति और श्रेया दोनों ही बेहद जहीन थी, पढ़ाई में और व्यवहार में अति शालीन और शिष्ट। अक्षय, शगुन और माँ ने उन्हें बेटों की तरह पाला था। वैसे भी ये तो सर्वविदित है कि यथा माँ तथा संतान कुछ इसी तरह के थे दोनों घरों के बच्चे। कब उनका बचपन बीता और कब यौवन की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा पता ही न चला। फिर आए अप्रिय घटनाओं के साल, जिन्होंने नए नए इतिहास लिखे। एक साल वह आया जब अनुज अपनी योग्यता के बलबूते पर ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ और दूसरे साल बिना किसी की राय लिए उसने एक NRI लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसने चंद महीने बाद ही सबको गुड बाय कहकर कनाडा की ओर उड़ान भर ली। तीसरे साल अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गोवा गया तो वहां से वापस ही नहीं आया। बाद में एक दोस्त ने घर आकर मालती को अमन द्वारा एक क्रिश्चियन लड़की से प्रेम विवाह किए जाने के बारे में बताया। आंटी, उसका नाम डेजी है। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली हैं, बाल सुनहले हैं और रंग दूध सा गोरा, पूरी अंग्रेज लगती है वह। उसके पिता का पणजी में एक शानदार बिया-बार है। इन तमाम बातों को सच साबित करने के लिए अमन का खत चला आया। माँ, मुझे डेजी पसंद थी, वो भी मुझे पसंद करती थी। हम शादी करना चाहते थे, मगर उसके डैड की 2 शर्तें थीं। एक तो मैं धर्म बदलकर ईसाई बन जाऊं और दूसरी मुझे वहीं रहकर उनका काम संभालना होगा। माँ, मेरे लिए ये सुनहरा मौका था, अतः मैंने डेजी के डैड की दोनों शर्तें मान ली और कल चर्च में उसके साथ शादी कर ली। आप लोगों से इजाजत लेना बेकार था, क्योंकि आप कभी इसके लिए तैयार न होते, इसलिए बस सूचित कर रहा। कुंवर आपका आशीर्वाद मांग रहा। अमन। मालती और अभय को लगा जैसे सारे कहर एक साथ टूटकर उन पर आ गिरे। बस एक धरती ही नहीं फटी जिसमें दोनों समा जाते। धर्म बदल लिया, अपने अस्तित्व को ही बेच डाला। ऐसा अधम और अवसरवादी इंसान मेरा बेटा कैसे हो सकता है। उस लड़की से बेशक ब्याह करता, मगर धर्म तो न बदलता, तब शायद मैं उसको माफ भी कर देता और लड़की को बहू भी मान लेता, लेकिन अब कभी नाम भी न लेना उसका मालूम मेरे सामने। अभय ने एक लंबी खामोशी के बाद ये शब्द कहे थे। मालती भी जाने किस रौ में एक ठंडी सांस लेकर बोल गई, काश बेटों की जगह हमारी भी 2 बेटियां होती तो सिमटकर इज्जत से घर तो बैठी होती। बेटियां हैं हमारी भी, आंखों पर अपनेपन का चश्मा चढ़ा कर देखो मालूम, नजर आ जाएंगी, तर्क स्वर में अभय ने कहा था। इस घटना के 1 माह बाद ही मांझी चल बसी एकदम अचानक।
शायद अमन और अभय की तरफ से मिला दुख ही इस मौत की वजह रहा हो। मालती का अभिमान अब चूर चूर होकर बिखर गया था। अब न तो वह चिड़चिड़ाती थी और न ही चिल्लाती थी। खुद अपने से ही वो बेहद शर्मिंदा थी। एकदम खामोश रहती और जब दर्द सहन शक्ति की सीमा को लंघ जाता तो रो लेती। श्रेया और श्रुति को अब मालती अपने पास बुलाना चाहती, दिलराना चाहती, मगर वह हिम्मत नहीं जुटा पाती। उन बच्चियों के साथ किया अपना कपटपूर्ण दुर्व्यवहार उसे याद आता तो शर्म से सिर नीचा हो जाता। MBA के बाद श्रुति को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई तो मालती के दिल की गहराई से आवाज आई कि काश वो बेटों की जगह सिर्फ एक बेटी होती तो आज मैं गर्व से भर उठती। श्रेया MBBS कर डॉक्टर बन चुकी थी और अब MD की तैयारी कर रही थी। श्रुति का रिश्ता उसके ही स्तर के एक सुयोग्य युवक शिखर से हो गया था। श्रुति की शर्त थी कि वह बिना दान दहेज के ब्याह करेगी और शिखर को ये शर्त मंजूर थी। ब्याह हो गया और कन्यादान मालती और अभय के हाथों कराया गया। मालती कृतज्ञ थी शगुन की, कम से कम एक संतान को ब्याह का सुख सौभाग्य तो शगुन ने उसके सोने आंचल में डाल दिया। श्रुति की विदाई के बाद तो अभय बिल्कुल ही खामोश हो गए। बोलते तो वह पहले भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो बस जरूरत भर बात के लिए ही मुंह खोलते। उम्र के साथ साथ शायद उनका गम भी बढ़ता जा रहा था। गम बेटों के विछोड़ का नहीं, उनकी कपटपूर्ण चालाकियों का था। उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द था अमन का धर्म परिवर्तन। कई बार वह सपने में बड़बड़ाते, कभी माफ नहीं करूंगा नीच को, मेरी चिता को भी हाथ न लगाने देना उसको मालूम। कहते हैं न इंसान दो तरह से मरता है, एक तो सांसें थम जाने पर और दूसरा जीते जी पल पर मरकर। ये दूसरी मौत पहली मौत से ज्यादा तकलीफदेह होती है, क्योंकि जिंदगी की हसरतें और जीने की इच्छा मरती है लेकिन एहसास तो जीवित रहते हैं ना। ऐसी ही मौत जी रहे थे अभय और एक रात वह सदा के लिए खामोश और मुक्त हो गए। पति की मौत की वह भयानक रात याद आते ही मालती अतीत के घरौंदे से निकलकर वर्तमान के धरातल पर आ गई। उसे अच्छी तरह से वह रात याद है जब दोनों एक साथ ही एक ही पलंग पर सोए थे, लेकिन सुबह वह अकेली उठी और वह हमेशा के लिए सो गए। कैसी अजीब बात थी उस शांत निंद्रा में कि रात खुद चलकर गए बिस्तर तक और सुबह किसी और ने उतारकर नीचे धरती पर लिटाया। इस तरह काल का प्रवाह अपने साथ उसके जीवन के उस आखिरी तिनके को भी बहा ले गया जिसके सहारे उसे इस संसार सागर से पार उतरना था। अक्षय ने बाद में बहुत जोर दिया कि अनुज तो विदेश में है, अमन को ही बुला लिया जाए, लेकिन पति की इच्छाओं का मान रखते हुए मालती ने किसी भी बेटे को खबर तक नहीं करने दी। अक्षय ने ही भाई का दाह संस्कार किया। कैसी सोने सी अयोध्या नगरी थी जिसमें वह ब्याह कराई थी और अपनी ईर्ष्या व द्वेष की आग में जलकर उसे लंका बना डाला। बेटे बाद में बारी बारी से आए पर उनका आना और जाना एकदम औपचारिक था। मालती भी बेटों के लिए वीतरागी ही बनी रही। फिर तो यह अध्याय भी सदा के लिए बंद हो गया। श्रुति, शिखर, श्रेया, शगुन चारों एक दिन एक साथ आए और जिद पकड़कर बैठ गए। ताई मम्मा, आप ये भूल जाएं कि हम आपको यहाँ अकेला छोड़ेंगे, आपको अब हमारे साथ रहना होगा। उठिए ताई मम्मा। बच्चों के प्यार के आगे मालती हार गई और वह एक आंगन से दूसरे आंगन में चली आई। उसे याद आया श्रुति के ब्याह के लिए जब शगुन उसके लिए अपनी ही जैसी सुंदर और महंगी साड़ी लाई थी और श्रेया ने उसे खूबसूरती से तैयार किया था। तब वो हुलस कर उठी थी। देखा अभय, कितनी प्यारी बच्चियां हैं और एक हमारे पूत हैं। काश। और एक निश्वास लेकर मालती ने फिर यादों का सूत्र थाम लिया। ये क्षतिपूर्ति थी अपने दुष्कर्मों की, बच्चियों के प्रति प्यार था या उनके मधुर व्यवहार का पुरस्कार कि एक दिन मालती ने अपने वकील को बुलवाया और अपने हिस्से की तमाम चल संपत्ति श्रुति श्रेया के नाम करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अक्षय और शगुन ने वकील को ये कहकर लौटा दिया, भाभी आप माने या न माने यह अनुज की धरोहर है और हम इस अमानत में आपको खयानत नहीं करने देंगे। श्रुति शिखर छुट्टियों में आते तो शगुन की तरह ही मालती को भी स्नेह सम्मान देते। शिखर दामाद की तरह नहीं, बेटे की तरह खुलकर मिलता और उन्हें ताई मम्मा नहीं बड़ी मम्मा कहकर बुलाता। कहता कि आपने ही तो श्रुति का हाथ मेरे हाथ में दिया है, फिर आप मेरी बड़ी मम्मा हुई कि नहीं।
घर की मीठी चहल पहल पहले मन में कसक जगाती थी, अब उमंग भरती है कि काश ये मेरे बेटे दामाद होते तो मैं दुनिया की सबसे सुखी माँ होती। तभी अचानक उसे अभय की तिरस्कारपूर्ण निगाहें याद आ गईं तो अपनी ओछी मानसिकता पर उसे अफसोस हुआ। मेरे ही तो बच्चे हैं ये, और सुखी ही तो हूँ मैं, और कैसा होता है सुख। चौथेपन की लाठी बनाने के लिए ही तो माँ बाप पुत्र की कामना करते हैं, और वो पुत्र तो कब के मेरा साथ छोड़ गए, मेरे पति की मृत्यु का कारण भी बने, और ये फूल सी बच्चियां कैसे मेरे आगे पीछे दौड़ती हैं। ये सुख नहीं तो और क्या है, यही सुख भी है और स्वर्ग भी। सहसा मालती के मन में ये ख्याल खलबली मचा गया कि बेईमान सासों का क्या भरोसा, न जाने कब थम जाए, और हो सकता है उसकी इसी रात का कोई सवेरा न हो। अभय के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, इसलिए अपनी एक खास इच्छा को आकार देने के लिए कागज कलम लेकर मालती ने लिखना शुरू किया। मेरी संतान, मेरी 2 बेटियां श्रुति और श्रेया ही हैं, और यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को आग मेरी बड़ी बेटी श्रुति और दामाद शिखर दें। यदि किसी वजह से वो मौजूद न हो तो ये हक मेरी छोटी बेटी श्रेया भारद्वाज को दिया जाए। मेरे घर, जेवर, बैंक के पैसे और शेष संपत्ति पर शगुन, श्रुति और श्रेया का बराबर अधिकार होगा। मैं मालती भारद्वाज पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के ही घोषणा कर रही हूँ ताकि सनद रहे। मालती भारद्वाज। अब काश शब्द को वह अपनी बाकी की बची जिंदगी में कभी जबान पर नहीं लाएगी, ये निश्चय कर मालती ने चैन की सांस ली और पत्र को लिफाफे में ये सोचकर बंद करने लगी कि सुबह ये पत्र मैं अक्षय के हवाले कर दूंगी। पत्र को तकिए के नीचे रखकर मालती सोने की कोशिश करने लगी। अब उसका मन शांत था और फूलों सा हल्का भी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।